जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? प्लीज़ कंफर्म कर दें ऑडियो वीडियो एंड बोर्ड फाइल। चलें गुड जी। चलें जी, लेट स्टार्ट करते हैं जी। आज का हमारा एजेंडा, कोड आपके सामने होना चाहिए जी। आज कोड ऑफ एथिक्स फिजिकल में नहीं है, हार्ड फॉर्म में नहीं है, तो सॉफ्ट फॉर्म में अपने सामने रख लें। ठीक है जी, कोड आपके सामने होना चाहिए। चलें जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन जी? आज हमारा नंबर बता रहा है कि जी संडे भी है और पीएसएल भी है फाइनल। देखिए, अपने फाइनल की फिक्र करें। मुझे बड़े लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने कहा चलें आज रीस्केड्यूल कर लेते हैं। नॉर्मली मेरी क्लास संडे नहीं होती, लेकिन ड्यू टू रमज़ान जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो हमारा करंट 2 मंथ्स का एजेंडा है, टारगेट है, वो कंप्लीट हो जाए। रमज़ान में देखें आपकी एफिशिएंसी बड़ी लो हुई होती है। रमज़ान में आपको पता है इफ्तार के बाद ये क्लास हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इफ्तार देखें आपका कब होगा? 7:30 तक चला जाएगा मेरे ख्याल में, रमज़ान आते आते। और उसके बाद जो है 8 या 8:30 आपकी क्लास होगी। इफ्तार ही आप ऐसा करते हैं कि फिर वो 2 घंटे तो वैसे आपको होश नहीं आती कि हो क्या रहा है, राइट? तो दैट्स वाई जी मैंने आपकी ये जो है नहीं, हमने टारगेट अपना कंप्लीट करना है। मैं आपको बता दूंगा टारगेट जो है जो 76 आवर्स का है वो हम कंप्लीट करेंगे। असद साहब, ये गारंटी नहीं है कि 3 क्लासेस नहीं होंगी, आप आवर्स कैलकुलेट कर लीजिएगा। आज हमारी शायद 15th या 16th लेक्चर है, तो वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू। तो बाकी हाफ लेक्चर जो है वो हमने करने हैं। अगर इन वर्स्ट केस सिनेरियो, फॉर एग्जांपल, क्योंकि शायद एक वीकेंड मुझे भी ऑफ लेना पड़े मार्च में, तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपका कोई संडे ऑन नहीं होता या कोई एडिशनल क्लास नहीं होती, रेगुलर क्लासेस होती हैं, तो वो भी एक ब्लेसिंग होती है। आपको पता ही है लास्ट मंथ में कितनी जो है वो संडेज ऑन हो रहे होते हैं या रेगुलर क्लासेस से एडिशनल आवर्स जो है वो क्लासेस के कराए जा रहे होते हैं। तो मैंने एंड ऑफ मार्च जो है वो एक वीकेंड ऑफ करना होगा। चले जी, लेट्स स्टार्ट जी। आज हमने पार्ट 4 स्टार्ट करना है, और एज डिस्कस्ड अर्लियर देयर आर 2 पार्ट्स, सब पार्ट ऑफ पार्ट 4। एक 4A है, एक 4B है। ठीक है जी। सो पार्ट 4 में फर्स्ट पार्ट आपके पास पार्ट 4A है। अब ये पेज जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, इस पेज की बड़ी सिग्निफिकेंस है। इस पेज को आपने अपने पास टैग करके बार बार रेफर करना है, यूज करना है इस पेज को। ये मैं आपको पेज दिखा देता हूँ। ये इतना सा पेज है जी, राइट? ये इतना सा पेज है और इसकी बड़ी अफादियत है, बड़ा यूजफुल पेज है ये। तो आपने इसको यूज करना है अपनी प्रिपरेशन में। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट 4 मैंने आपको बताया था कि इसके 2 सब कंपोनेंट्स हैं। पार्ट 4 डील्स इन इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस में ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट के लिए इंडिपेंडेंस की सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं, और अदर इंगेजमेंट्स के लिए सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं। मेन जो रिक्वायरमेंट्स है इंडिपेंडेंस की, वो ऑडिट एंड रिव्यू की हैं, और ऑडिट एंड रिव्यू की कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अदर इंगेजमेंट के लिए कॉपी पेस्ट की हुई है। तो मेन रिक्वायरमेंट्स ऑडिट एंड रिव्यू की हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव रिक्वायरमेंट्स है फॉर द पर्पस ऑफ इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस। अब आप जरा इस सेक्शन को देखें, तो ये देखें जी 400 सेक्शन है। इसमें
कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ साथ कोड छोटी छोटी बातें डिस्कस करेगा अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद सिनेरियोज या सिचुएशंस हाईलाइटेड है कि जी अगर फी है तो वो आपकी इंडिपेंडेंस को कैसे इफेक्ट कर सकती है, आपकी कंपनसेशन या इवैल्यूएशन पॉलिसीज, आपको गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी ऑफर की जा रही है, आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आप लोन या गारंटीज ले रहे हैं क्लाइंट से, आपका क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप है, फैमिली या पर्सनल रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ, अगर आपने ऑडिट क्लाइंट को कोई रीसेंट सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है जी, अप टू 500, ये जो 4 and 500 सेक्शंस है ये आपको डिफरेंट एरियाज में बताएंगे कि इंडिपेंडेंस कैसे इफेक्ट होती है। अब आप फी का जो एरिया है इसमें फिर फर्दर 3 सब एरियाज होंगे, 1 2 3 या 4 भी हो सकते हैं। गिफ्ट में हो सकता है 2 सेपरेट बातें हों, बिजनेस रिलेशनशिप में और बातें हों, रीसेंट सर्विसेज या लॉन्ग एसोसिएशन में कुछ और बातें हों, ठीक है जी। तो मेन आप जब भी क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो अगर वो इंडिपेंडेंस पूछ रहा है और फी की बात कर रहा है, आपने इमीडिएटली सेक्शन 410 पे आना है। और 410 को एक्सेस करने के लिए आप इस पेज पे आके डायरेक्ट पेज नंबर पे जा सकते हैं, या अगर आपको ये समझ नहीं आ रही आफ्टर रीडिंग क्वेश्चन कि क्या ये 4A का कोई सिनेरियो है, तो आप क्विकली आएंगे और यहां से लेके यहां तक क्विक कैसे रीडिंग करेंगे विद इन 10 सेकेंड, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये सिनेरियो जो है, लेट्स से ये लोन एंड गारंटीज का सब पॉइंट हो सकता है, या रीसेंट सर्विसेज में ये लिखा हुआ है, या सर्विंग एज डायरेक्टर लिखा हुआ है। तो आपने इस पेज को नेविगेशन के तौर पे यूज करना है, ठीक है जी। इस पेज को आपने नेविगेशन के लिए यूज करना है। अब देखिए यहां तक हाईलाइट डिफरेंट एरियाज मेंशन्ड है, उसके बाद एक सेपरेट एरिया आ जाता है 600 जो है वो है प्रोविजन ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विस टू एन ऑडिट क्लाइंट। अगर आप ऑडिट क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उससे आपकी इंडिपेंडेंस किस तरह से इफेक्ट होती है, ये सारी 600 में नॉन अश्योरेंस सर्विसेज इन लिस्टेड हैं। अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, वैल्यूएशन, टैक्स, इंटरनल ऑडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, litigation support, legal services, recruiting services and CFS। उसके बाद इस सेक्शन का थर्ड पार्ट जो है सेक्शन 800 है, और 800 है जी रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट इंक्लूड रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिव्यूज, ठीक है जी। ये 800 आपकी जो स्पेशल पर्पस ISA 800 हम डिस्कस करके आए हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसमें एथिकल मैटर्स क्या होंगे, छोटा सा एरिया है, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे। मेन एरियाज आपके 400, 500 और 600 इस सेक्शन के हैं। अब मैंने आपको बताया था कि 4A है और 4B है, आपका क्वेश्चन 4A से आता है। और अगर हम कोड को सामने रखें इंटायर कोर्स को, तो 4 जो है इंडिपेंडेंस जो है इसमें 70% ऑफ टाइम इसी में से क्वेश्चन आता है, तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। आज से जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसलिए हम इसकी डिस्कशन जो है वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखेंगे, तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस सेक्शन की, ठीक है जी। तो ये पेज सब लोगों ने इसको टैग कर लेना है और ये पेज आपके काफी काम आने वाला है। चले जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, मैं इसलिए रेज कर रहा हूं कि फिर मैंने ये सेक्शन बार बार हाईलाइट करने, सो दैट वी कैन ट्रैक कि हम कितने स्टैंडर्ड्स यहां से कवर कर चुके हैं, कितने सेक्शंस। जी यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन जी? चले आइए जी, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़े से कुछ यहां से हम एक दो चीजें देखेंगे। अप्लाइंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है जी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क वही है जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली हुई है बड़ी डिटेल से। ISQC 1 अभी हमने डिस्कस करना है स्टैंडर्ड ISAs में।
ISQC1 डील्स इन क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल को हम पढ़ेंगे, तो वो कह रहा है कि जी आज जब आप इंडिपेंडेंस को अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप देखें कि क्वालिटी कंट्रोल या ISQC1 को भी साथ अप्लाई करें। अच्छा, उसके बाद दो डेफिनेशंस है जी। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? हम इंडिपेंडेंस पे इतना बड़ा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो व्हाट इज इंडिपेंडेंस? ठीक है जी। तो इंडिपेंडेंस एग्जाम कोड कहता है दी इंडिपेंडेंस इज लिंक्ड टू प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंटेग्रिटी। इट कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, और दूसरा इसका कंपोनेंट है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। ठीक है जी। इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड क्या है जी? इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड ये है कि आप मेंटली जो है वो इंडिपेंडेंट हो, आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आप दिमागी तौर पे, जहनी तौर पे गुलाम ना हो। अ स्टेट ऑफ माइंड that permits the expression of a conclusion without being affected by influences that compromise professional judgment, thereby allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism. ठीक है जी। ये है जी आपकी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इट इज स्टेट ऑफ माइंड। इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस क्या है जी? द अवॉइडेंस of facts and circumstances that are so significant that reasonable informed party would likely to conclude that a firm or an audit team member's integrity, objectivity, professional skepticism has been compromised. अब इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस क्या है? इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस है जिसे कहते हैं ना रिस्क ऑफ ऑप्टिक्स। जैसे अभी खान साहब गए, ठीक है, रात को खान साहब पहुंचे मॉस्को में तकरीबन 10-11 बजे शायद, और अर्ली मॉर्निंग 4 बजे पुतिन ने जो है वो वॉर स्टार्ट कर दी, और उसके बाद सेम डे पे खान साहब और पुतिन की मुलाकात हो गई। तो ये अब ऑप्टिक्स है, टू सम एक्सटेंट बैड ऑप्टिक्स है, कि एक इतना बड़ा क्राइसिस हो गया और आप स्टिल उस क्राइसिस में यू आर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री जो उनको मिल रहे हैं। तो यही इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस है। अब इसको लिंक करें ऑडिट के साथ। आप अगर CFO के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, आप अगर बात करने में इनफॉर्मल हैं, दिन में आप ऑडिट करते हैं और इवनिंग्स में आप उनके साथ इनफॉर्मल हैंगआउट्स करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ठीक है जी। इसमें नॉन एश्योरेंस अगर एंगेजमेंट, वैसे हम तो ऑडिट एंड रिव्यू को ही यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान अगर आप कोई ट्रिप्स कर लेते हैं कि काम चलो होता रहेगा, चले आए पहले ट्रिप करके आते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं, तो ये अपीयरेंस है। ठीक है, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस। तो आपने स्टेट ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस यानी ऐसे सर्कमस्टांसेस या फैक्ट से भी अवॉइड करना है कि अगर रीजनेबल इन्फॉर्म पार्टी देखेगी तो वो ये कंक्लूड ना कर दे कि जी आप इंडिपेंडेंट नहीं है। राइट, चले जी। इंडिपेंडेंस के बाद मैं नेक्स्ट एरिया डिस्कस करूंगा, एंड इट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। ठीक है जी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। इसके लिए आए जी आप जरा ग्लॉसरी में, ये कोड ऑफ एथिक्स की ग्लॉसरी है जी। अब देखिए जी, मैं ग्लॉसरी में भी आपको कुछ दिखा देता हूँ जी। ये देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की डेफिनेशन ग्लॉसरी में भी है। ये कोड ऑफ एथिक्स के बिल्कुल एंड पे है, और ये जो आपके इसकी अरेंजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स है, तो आप अल्फ़ाबेटिकली इसको यूज कर सकते हैं जी। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी क्या है? अ लिस्टेड एंटिटी और एन एंटिटी डिफाइंड बाय रेगुलेशन लेजिस्लेशन एज ए पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी। लॉ कह दे जी ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, लिस्टेड नहीं है लेकिन ये पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, फॉर विच द ऑडिट is required by regulation or legislation to be conducted in compliance with the same independence requirement that apply to the audit of listed entities. Such regulation might be promulgated by an in by any relevant regulator। तो कोई भी relevant regulator इनको जो आपकी regulations हैं इनको enforce कर सकता है। तो सिंपल बात क्या है जी, सारी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, ऑल लिस्टेड एंटिटीज आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। ऐसी एंटिटीज जो आपका लॉ डिफाइन कर दे वो भी पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है। और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज के लिए
जो कोड की रिक्वायरमेंट्स है इंडिपेंडेंस की, वो ज्यादा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट्स है। आइए जी वापस आते हैं। ये देखें जी, अब कोड के जो इंडिपेंडेंस के सेक्शंस हैं, बहुत सारे सेक्शंस में आपको एक डिवीजन नजर आएगी। लेट से एक सेक्शन है, वो सेक्शन कहेगा, पहले डिस्कशन करेगा, उसके बाद कहेगा कि जी अगर अदर एंटिटीज हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और अदर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं तो फिर कुछ फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है जी। तो अदर देन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी की रिक्वायरमेंट्स कम होंगी और पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज की एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होंगी। जी, some of the requirements and application materials set out this part reflect extent of public interest entities, interest in certain entities which are defined to be public interest entities. अब हम ये देख के आगे जी definition. Firms are encouraged to determine whether to treat additional entities or certain categories of entities as public interest entities because they have a large number and a wide range of stakeholders. तो इन एडिशन टू दैट जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, उसके अलावा फर्म जो है वो ये गाइडलाइन, साइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट डिटरमिन कर सकती हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज क्या है जी। जी, उसके बाद जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो है जी रिलेटेड एंटिटीज। जी, रिलेटेड एंटिटीज। जी, रिलेटेड एंटिटीज की पहले जी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आए जी ग्लॉसरी में देखते हैं जी, व्हाट इज रिलेटेड एंटिटी। ये है जी रिलेटेड एंटिटी। ये बड़ा जरूरी है जी। रिलेटेड एंटिटी का कॉन्सेप्ट 2 से 3 दफा आई कैप के एग्जाम में टेस्ट हुआ है। एन एंटिटी दैट हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, तो वो रिलेटेड एंटिटी बन जाएगी। क्लाइंट के साथ इनमें से कोई भी रिलेशन होगा तो रिलेटेड एंटिटी बन जाएगी जी। क्या रिलेशंस है जी? an entity that has direct or indirect control over the client if the client is material to such entity, an entity with direct financial interest in the client if the entity has significant influence over the client and the interest in the client is material to such entity, an entity over which the client has direct or indirect control, an entity in which the client or entities related to the client under C above has direct, ये वो parent subsidiary sub subsidiary वाला concept, an entity which is under common management and control। ठीक है जी। तो इसको एक दफा रीड करें और मुझे बताएं अगर इस पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड एंटिटीज में। अब मैं इसको बताता हूँ कि ये टेस्ट किस तरह से होता है और कोड रिलेटेड एंटिटीज के बारे में क्या कहता है। ये तो डेफिनेशन है ना। रीड कर लें प्लीज डेफिनेशन। जी मटेरियल, चले हम देख लेते हैं कि मटेरियल की सेपरेट डेफिनेशन है नहीं है। तो फिर मटेरियल वही है फ्रॉम दी जो हमने आईएसएस में डिस्कस किया है, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ आईएसएस हम इसको सेम ले लेंगे।
ये मटेरियल की डेफिनेशन नहीं है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मटेरियल का मतलब वही है कि ये कंपोनेंट, ये एंटिटी कंपनी के लिए मटेरियल होगी। ठीक है जी, उसके बिजनेसेस के लिए क्वालिटेटिव मटीरियलिटी होगी इसकी, या क्वांटिटेटिवली मटीरियल होगी। तो वर्ड इसको वैसे सिग्निफिकेंट यूज करना चाहिए था, लेकिन इसने सिर्फ मटीरियल किया है। चलें जी, वापस आए जी, वापस आए आए जी। अब देखें जी, रिलेटेड एंटिटीज का यहाँ पे मतलब क्या है। जब भी कोड में कोई सेक्शन होगा, जब भी कोड कहेगा लिस्टेड एंटिटीज, इस सेक्शन की समरी बता रहा हूं, जब भी कोड कहेगा कि ये सेक्शन अप्लाई करता है लिस्टेड एंटिटीज पे, ठीक है जी, तो उसमें रिलेटेड एंटिटीज भी इंक्लूडेड होंगी। ऑल रिलेटेड एंटिटीज will be included. Or in case of other entities, इसमें all related entities included नहीं होंगी, इसमें वो related entities होंगी, on which direct or indirect control, on which entity has direct or indirect control. रीड कर लें जी इसको भी एक दफा, और इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस छोटी सी बात की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार कर लें, हाईलाइट कर लें। जब भी लिस्टेड एंटिटी के बारे में कोई बात की जा रही होगी तो उसमें रिलेटेड एंटिटीज भी इंक्लूडेड है। यानी अगर ये कहा जाता है कि लेट से आप लिस्टेड एंटिटी को जो है वो आप सर्विसेज XYZ सर्विसेज नहीं दे सकते, तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी रिलेटेड एंटिटी को भी नहीं दे सकते ड्यूरिंग ऑडिट। ठीक है, अगर ये बताया जाता है कि लिस्टेड एंटिटी में अगर आपकी फी लेट से 15% ऑफ टोटल ऑफ फर्म्स रेवेन्यू हो जाए, तो फिर कुछ स्टेप्स हैं आपको लेने पड़ते हैं, तो उसमें रिलेटेड एंटिटीज भी इंक्लूडेड होती हैं। सिर्फ वो कंपनी लिस्टेड एंटिटी इंक्लूडेड नहीं, उसकी रिलेटेड एंटिटी भी इंक्लूडेड है। चले जी, क्लियर है ये सेक्शन। चले जी, अब बढ़ते हैं जी हम आगे। अब मैं क्विकली आपसे 2 सेक्शंस डिस्कस करूंगा और उसके बाद जो है वो हम क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे। जी, आज का फर्स्ट सेक्शन है जी नेटवर्क फर्म्स। नेटवर्क जी, जी जहां ये कर्सर या पॉइंटर मूव करेगा आपने उधर ही देखना है। ठीक है जी, नेटवर्क, ये सेक्शन है आपका 400.50। नेटवर्क क्या होता है जी? नेटवर्क ये फर्म्स का नेटवर्क है जी। एक फर्म किसी नेटवर्क का पार्ट हो सकती है, और क्यों पार्ट बनती है? टू इनहेंस एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपने एक ABC फर्म बनाई, अब आपको लगता है कि जी इसकी फॉरेन एफिलिएशन करवाते हैं, या पाकिस्तान में जो ऑलरेडी फर्म्स एफिलिएटेड हैं किसी अच्छी फॉरेन कंपनी से, हम भी उसमें एफिलिएट हो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इनहेंस योर एबिलिटी टू प्रोवाइड सर्विसेज। अब आपने आइडेंटिफाई करना है नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कोड की जो प्रोविजंस है वो जब किसी एक फर्म पे अप्लाई हो रही होती हैं तो वो उसके इंटायर नेटवर्क पे अप्लाई हो रही होती है। दोबारा समझे, लेट से आपकी फर्म है PwC,
इसका लाहौर ऑफिस है और इसका कराची ऑफिस है। ठीक है, तो जो लाहौर ऑफिस पे मैटर्स अप्लाई हो रहे हैं वो कराची ऑफिस को भी उसमें कंसीडर किया जा रहा होगा, राइट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि जी अगर लेट से एक लिस्टेड कंपनी है और उसमें हम ऑडिट के दौरान उसे वैल्यूएशन सर्विसेज नहीं दे सकते, लेट से, तो हम ये नहीं कर सकते कि ऑडिट जो है वो लाहौर ऑफिस कर ले, वैल्यूएशन कराची ऑफिस को दे देते हैं, ये नहीं है। तो जो भी कोड की प्रोविजंस होती हैं वो इंटायर नेटवर्क पे अप्लाई होती हैं। ठीक है जी, किसी एक उसके पार्ट पे अप्लाई नहीं होती, इसलिए नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। ये देखना ज़रूरी है कि कब नेटवर्क बन जाती हैं फर्म्स, उसके लिए स्पेसिफिकली हमने कोड की गाइडलाइंस यूज़ करनी। तो हमने क्या करना है जी, प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है, रीजनेबल इन्फॉर्म पार्टी टेस्ट यूज़ करना है इन गाइडेंस को देखते हुए। ये जो गाइडेंस है क्योंकि कैलकुलेटेड नहीं है ना कुछ। चले, पहला है जी प्रॉफिट और कॉस्ट शेयरिंग अमंग एंटिटीज विद इन स्ट्रक्चर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये प्रॉफिट भी शेयर करते होंगे, कॉस्ट भी शेयर करते होंगे। एनी एनी पॉइंट, ठीक है, ये जो एरोज हैं इनमें से कोई पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा, एनी पॉइंट, तो ये आपका नेटवर्क बन जाएगा। ये सारे पॉइंट्स नहीं मीट करने, एनी पॉइंट, जैसे ये मैंने पॉइंट नंबर 1 आपको बताया, ये नेटवर्क बन जाएगा जी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में आ जाए जी। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 क्या है जी, एंटिटीज शेयर कॉमन ऑनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और अदर मीन्स। ठीक है जी, कॉमन ऑनरशिप में हो, ये फर्म्स कॉमन ऑनरशिप में हो या कॉमन कंट्रोल और मैनेजमेंट में हो, तो क्या होगा जी, आपका नेटवर्क बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद 3 में आ जाए जी। थर्ड है जी, एंटिटीज शेयर क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, फिर भी नेटवर्क हो जाएगा। 4, एंटिटीज शेयर कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी। अब कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी थ्रू एग्रीमेंट होनी चाहिए और ये उसमें इंक्लूडेड नहीं है। इसका क्या मतलब है, कॉमन रिस्पॉन्स फॉर सर्विस डज नॉट फॉल हेयर। कॉमन रिस्पॉन्स क्या है कि लेट से रेलवे का ऑडिट आया, रेलवे का ऑडिट आया, फर्म ए ने कहा कि मैंने भी करना है, फर्म बी ने कहा उसके अगेंस्ट कोर्ट किया, फर्म बी ने भी कोर्ट किया, रेलवे ने कहा कि जी मेरा ऑडिट बहुत बड़ा है, ऐसा करें आप दोनों के पास रिसोर्सेज कम है, आप इसको ज्वाइंट ऑडिट बना दें। एक ये इसकी एग्जांपल हो सकती है। दूसरी ये कि इन फर्म ने दोनों मिलके कहा, पहले ही मिल लिया कि क्यों ना हम कॉमन रिस्पॉन्स दें इस ऑडिट के अगेंस्ट, और हम पाकिस्तान रेलवे को कहते हैं कि जी हम मिलके फर्म ए और फर्म बी ऑडिट करेंगे एज ज्वाइंट ऑडिट, तो आप हमें ये ऑडिट करने दें। तो इसमें ये इंक्लूडेड नहीं है। ज्वाइंट ऑडिट या कॉमन रिस्पॉन्स जो है वो आपका नेटवर्क नहीं बनाता। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर आ जाए जी 4 के बाद 5, 4 के बाद जी 5, एंटिटीज शेयर कॉमन ब्रांड नेम सच एज इनिशियल्स और कॉमन नेम। अब कॉमन ब्रांड नेम तो आपके सामने, ब्रांड की तो सारी बात होती है, तो जितनी भी सेम नाम वाली फर्म्स हैं वो सारी नेटवर्क का पार्ट है, चाहे पाकिस्तान के या दुनिया के जिस हिस्से में भी हो। ठीक है जी। अब उसमें ये एक एक्सेप्शन है कि इफ फर्म रेफर ऑन स्टेशनरी ETC दैट बिलोंग टू एसोसिएशन, मतलब वो कह रहा है कि जी एक फर्म है जो उस कॉमन ब्रांड नेम में एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन उनकी किसी तरह स्टेशनरी यूज कर रही है, उनके पेपर्स यूज कर रही है, वर्किंग पेपर्स में उनका नाम यूज कर रही है, तो फिर परसेप्शन जा सकती है कि ये कहीं नेटवर्क का पार्ट तो नहीं है। ठीक है, तो फिर देखना पड़ेगा, जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी कि ड्यू टू यूजिंग देयर स्टेशनरी क्या ये नेटवर्क का पार्ट बनती है या नहीं बनती। इफ फर्म सेल, अच्छा नेक्स्ट है जी पॉइंट नंबर 6, इफ फर्म सेल्स पार्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड दैट पार्ट यूज सेम नेम फॉर प्रैक्टिस, relevant entities shall determine how to disclose that they do not belong to network। तो ये जनरल सेक्शन है कि जी अगर फर्म
अपनी पार्ट लेट से कंसल्टेंसी बिजनेस सेल कर देती है और कंसल्टेंसी बिजनेस फिर भी वही ब्रांड यूज कर रहा है, नेम यूज कर रहा है, तो फिर ये डिटरमिन करना पड़ेगा रेलिवेंट एंटिटीज को और डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये नेटवर्क का पार्ट नहीं है। और लास्ट पॉइंट है, राव साहब आप इतना लेट क्यों आए हैं? और लास्ट पार्ट देखिए जी, लास्ट पार्ट है एंटिटीज शेयर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज। ये जो आप लोग जाते हैं किसी और कंट्री में जी, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, PwC दुबई जा रहे हैं जी, हम मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं अपनी फर्म की तरफ से, चले कोई इशू नहीं, मिडिल ईस्ट जा रहे हैं अपनी फर्म की तरफ से, तो ये जो आपके प्रोफेशनल सर्विसेज की शेयरिंग है, ये भी आपकी क्या है, ये नेटवर्क क्रिएट करती है। अब देखें इसकी एग्जांपल क्या है, सच एज कॉमन सिस्टम, पार्टनर एंड स्टाफ, टेक्निकल डिपार्टमेंट, ऑडिट मेथडोलॉजी, मैनुअल्स, ट्रेनिंग, कोर्सेज। Shared resources if limited to audit manuals and no exchange of personnel then not significant। तो इसमें पॉइंट क्या है जी, सिग्निफिकेंट होने चाहिए, शेयरिंग जो है वो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। नॉर्मली ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सनल हो, यानी आप ट्रेनीज भेजें, ऑडिट मैनेजर्स भेजें, फिर ये सिग्निफिकेंट हो जाती है जी। चले जी, ये सेक्शन है 400.50, यहां से देख के यहां से लेके 400.54 तक जरा इसको क्विकली ऐसे स्किम करें और देखें ये इज इट इन लाइन विद आवर डिस्कशन। जी देख लें प्लीज सब लोग। तो आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, लाहौर को, और दूसरी टीम कौन सी है? इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद है शायद। किसको सपोर्ट कर रहे हैं जी? किसी को कर भी रहे हैं कि नहीं? अच्छा मुल्तान है, सॉरी मुल्तान है, ठीक है। तो मेरे ख्याल लाहौर ही है जो जिसने नहीं जीता, तो आप तो फिर सब लोग लाहौर को ही सपोर्ट कर रहे होंगे। सैयद आउन साहब मुल्तान को कर रहे हैं। राइट राइट। तो टॉस हो गया। क्या आपका एनालिसिस क्या कहता है, पहले वाली टीम जो पहले प्ले करेगी उसको बेनिफिट है, जो एंड पे प्ले करेगी उसको बेनिफिट है? तो ड्यू फैक्टर है। अच्छा लाहौर पहले बैट कर रहा है, चले, इसका मतलब है कि मुल्तान को बेनिफिट होगा एंड पे बैट करने के लिए, या कोई बेनिफिट नहीं है, ड्यू फैक्टर नहीं है? अच्छा फर्स्ट वाली जीत रही है, किसका मैच का हल्का सा रिकैप चाहिए? जो अच्छा आप लोगों के मैसेजेस की फ्रीक्वेंसी बता रही है कि कितना इंटरेस्ट है आप लोगों को। ये बड़ा अच्छा काम करते हैं हाइलाइट्स वाले, गुड। टॉपिक का राव साहब टॉपिक ये है कि हम देख रहे हैं नेटवर्क्स, फर्म के नेटवर्क्स होते हैं ना, जैसे PwC लाहौर है और कराची है,
ठीक है, तो ये एक नेटवर्क का पार्ट है। तो जो ऑडिट है, जो कोड है कोड ऑफ एथिक्स नेटवर्क लेवल पे अप्लाई होता है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स पीडब्ल्यूसी लाहौर के लिए हैं वही कराची के लिए हैं, ये दो सेपरेट फर्म्स नहीं हैं कोड की नज़र में। तो कोड की रिक्वायरमेंट्स नेटवर्क लेवल पे अप्लाई होती हैं, इसलिए हमें नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना होता है। ये 1 2 3 4 5 ये सारे पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई भी एग्जिस्ट करेगा तो नेटवर्क बन जाएगा। ये है जी, बिल्कुल भी नहीं हाशिम साहब, रीडिंग ऑफ एथिक्स इनफ नहीं है। ये अभी हम देखें हम क्या करने लगे हैं सर। प्रैक्टिस, ये जो आज मैं अभी आपको जो कराने लगा हूं ना, आपने कोड की प्रैक्टिस ऐसे करनी है। ये अभी नेक्स्ट 10 सेकंड्स में हम ये काम करने लगे हैं। पूरे कोड की आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट 20 ईयर्स के, 20 के तो नहीं अवेलेबल, 10 ईयर्स 10 12 ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। 10 12 ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं, मॉक है, मिड है, कोई अवेलेबल है क्वेश्चन, उसको कोड से, कोड के लिए ऐसे करना है जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आए जी, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस जी। चले जी, मैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करूंगा और फिर हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे पॉइंट्स और उसको लिंक करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के साथ। यू आर द क्वालिटी You are the manager in quality and risk management department in the firm of chartered accountants. As partner of the firm, as partner of the firm has informed you about the following matters. Give your views on each of the above situation with regard to code of ethics. ठीक है जी, तो पहले आपको ये पता चल गया एग्जाम्स कंडीशंस में कि ये क्वेश्चन आपने कोड ऑफ एथिक्स में उसको रिस्पॉन्ड करना है। कहीं के एक आध क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था जिसमें कोड ऑफ एथिक्स की बात नहीं भी की हुई थी। अब आ जाए जी, हम पढ़ते हैं कि सिनेरियो क्या है जी। ऑडिट ऑफ नादर लिमिटेड, अ नॉन लिस्टेड कंपनी, is in finalization stage as almost 85% of the field work has been completed. NL has acquired 51% holding in Hamid Limited, a listed company, few days ago. Partner of the firm holds 500,000 shares valuing rupees 20 million in HL. The partner has agreed to sell the shares. However, it would take some time as the share of HL are not actively traded. मुझे बताएं जी, सबसे ज्यादा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताएं या पॉइंट बताएं जी इसमें, इस छोटे से पैराग्राफ में। व्हाट आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको गाइड करेंगे कि आपने सेक्शन कौन सा ओपन करना है। और अगेन, आपने सेक्शन अभी नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। जब आप दोबारा ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपने सारे सेक्शंस पढ़े होंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ट्रेस करना। लिस्टेड कंपनी 51%, नॉन लिस्टेड, होल्डिंग इंटरेस्ट, चले, और होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय पार्टनर, शेयर्स। अच्छा, पहले तो देखें, इसमें से एक एरिया हमने अभी डिस्कस किया था, वो तो 2 एरियाज बिल्कुल ठीक है। देखें, फर्स्ट एरिया क्या है, एक्विजिशन हो रही है अभी। ये एरिया जो है हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा देखें जी, एक्विजिशन की वजह से रिलेटेड एंटिटी का कॉन्सेप्ट, इन्वोक हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया। तो लिस्टेड एंटिटी के केस में रेफरेंस टू, अगर हम नॉन लिस्टेड के हिसाब से भी देख लें तो अब वो लिस्टेड को कंट्रोल कर रही है, तो इट मींस उसमें रिलेटेड एंटिटी भी इंक्लूड हो गई।
दूसरा देखें जी इसमें कि शेयर होल्डिंग है शेयर होल्डिंग इन लिस्टेड एंटिटीज। अगर कोड ये कहे कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हमने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में पढ़ा था कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी, और वो एंटिटी है नॉन लिस्टेड एंटिटी। अब समझे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एंटिटी क्लाइंट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है। अब क्योंकि क्लाइंट जो है वो नॉन लिस्टेड है, तो इस क्लाइंट का मतलब इसकी रिलेटेड एंटिटीज भी हैं जिन पे इसका डायरेक्ट कंट्रोल है, और वो लिस्टेड एंटिटी है। क्लियर जी? अब अगर यहां शेयर होल्डिंग सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट करेगी, तो रिलेटेड एंटिटी में भी तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट करेगी। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है जी? थर्ड पॉइंट है जी, ये 85% ऑफ फील्ड वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। ये जो सिचुएशन है ये स्पेसिफिकली कोड में डिस्कस्ड है, क्योंकि आपने भी नहीं पढ़ा। जब आप पढ़ चुके होंगे, इसको डिस्कस कर चुके होंगे, तो इस तरह की एग्जामिनर जब पॉइंट बिल्ड करेगा, आप फौरन से समझ जाएंगे कि ये तो कोड के फलां सेक्शन की बात है, और आप क्लियरली उसी सेक्शन में जाएंगे, उस सेक्शन में जाएंगे। लेकिन दो और सेक्शन भी यूज हो रहे हैं। एक रिलेटेड एंटिटीज वाला, ये भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि रेफरेंस टू ऑडिट क्लाइंट आल्सो इंक्लूड्स रेफरेंस टू रिलेटेड एंटिटीज। और फाइनेंशियल इंटरेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पार्ट 3 में हम डिस्कस करके आए। क्लियर? आए, अब मैं आपको सेक्शन दिखाता हूं जी। अब हम आएंगे जी सेक्शन में। सेक्शन में आपको समरी से दिखाऊंगा और फिर कोड से आपने रीड करना है। सेक्शन का नाम है जी मर्जर एंड एक्विजिशन। समरी में करवा देता हूं, फिर कोड से आप देख लीजिएगा जी। मर्जर एंड एक्विजिशन क्या है जी? ये सेक्शन 400.70 जी। ये देखें जी, इफ एन एंटिटी बिकम्स रिलेटेड एंटिटी ड्यू टू मर्जर, आइडेंटिफाई प्रीवियस करंट इंटरेस्ट और रिलेशनशिप। मर्जर एंड एक्विजिशन की वजह से इंटरेस्ट और रिलेशनशिप आ जाते हैं, क्योंकि आप रिलेटेड एंटिटीज बन गई, जैसे अभी आया भी सही हमने देखा। और अवेलेबल एक्शंस टू एड्रेस देयर इफेक्ट ऑन इंडिपेंडेंस। देखें एक्शंस क्या है और इनका इफेक्ट क्या होगा इंडिपेंडेंस पे। टर्मिनेट इंटरेस्ट और रिलेशनशिप नॉट परमिटेड अंडर कोड बाय मर्जर एंड एक्विजिशन डेट। तो ये सेक्शन कहता है कि उस डेट को टर्मिनेट कर दे जिस डेट मर्जर या एक्विजिशन हुआ, उस डेट आप अपना, उस डेट पे आप अपना ये जो इंटरेस्ट या रिलेशनशिप है, जैसे शेयर होल्डिंग है, तो ये उसी डेट को टर्मिनेट हो जानी चाहिए। फैक्टर्स रेलिवेंट फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशन। क्या रिलेशन था? हमारे केस में इंटरेस्ट है। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेटेड एंटिटीज, रिलेशनशिप पेरेंट है, सब्सिडरी है। टाइम विद इन विच इंटरेस्ट और रिलेशनशिप कैन बी टर्मिनेटेड। जैसे हमारे केस में उसने कहा कि मेरे शेयर्स है 50, जितने भी हैं 500,000, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इमीडिएटली नहीं सेल कर सकता, क्योंकि पब्लिकली ट्रेड नहीं करता है ना, नॉन लिस्टेड कंपनी है। इफ कैन नॉट रीजनेबली बी टर्मिनेटेड, तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करें। तो अभी तक क्या है? अभी तक अगर मैं सम अप कर दूं, तो मर्जर या एक्विजिशन की वजह से क्योंकि रिलेटेड एंटिटीज बनती हैं, तो प्रीवियस रिलेशनशिप या जो होल्डिंग्स हैं उनकी वजह से इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। कोड कहता है जिस दिन मर्जर या एक्विजिशन हुआ, उस दिन आप क्या करें? टर्मिनेट कर दें इंटरेस्ट या रिलेशनशिप। इवैल्यूएट करें थ्रेट और देखें कि कितनी देर में ये टर्मिनेट हो सकता है। अगर जल्दी नहीं हो सकता, तो फिर आप दोज चार्ज विद गवर्नेंस को इन्फॉर्म करें। अब आपने दोज चार्ज विद गवर्नेंस को बताया। दोज चार्ज विद गवर्नेंस क्या कर रहे हैं? इफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस रिक्वेस्ट द फर्म टू कंटिन्यू एज ऑडिटर, द फर्म शैल डू सो ओनली। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कह रहे हैं जी चले कोई बात नहीं, लेकिन आप ऑडिट करते रहे।
फर्म कब ये कर सकती है? टर्मिनेट इंटरेस्ट एसएप, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, एंड इन ऑल केसेस विद इन 6 months ऑफ द मर्जर, एज सून एज पॉसिबल करें, अदरवाइज 6 months में आपने टर्मिनेट करना है रिलेशन। Individuals with interest including non-assurance services not permitted under 600 would not part of engagement team or engagement quality control review। तो क्या होगा, जो ऑडिट हो रहा है या जो भी एंगेजमेंट हो रही है, जिन लोगों का इंटरेस्ट है, जिनका इंटरेस्ट है या रिलेशन है इवन इन रिलेटेड एंटिटीज, उनको आपने एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं बनाना। और ट्रांजिशनल मेजर्स लेने हैं। ट्रांजिशनल मेजर्स क्या है? रिव्यू बाय सीए, ऑडिट है चाहे नॉन एश्योरेंस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करे हुए हैं जितना काम हो चुका है या जो कर रहे हैं। इंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल लेवल रिव्यू करवा सकते हैं आप, वो एक जरा स्ट्रिक्ट रिव्यू होता है, ISQC 1 में हम डिस्कस करेंगे। इवेल्युएशन एंड री परफॉर्मेंस ऑफ नॉन एश्योरेंस सर्विस बाय अदर फर्म, अगर आप ये कोई नॉन एश्योरेंस सर्विसेज दे रहे हैं तो ये किसी और फर्म से इसकी इवेल्युएशन करवाएं। अच्छा मुझे ये बताएं, एश्योरेंस और नॉन एश्योरेंस सर्विसेज का पता है ना, इनमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एश्योरेंस सर्विसेज जैसे ऑडिट एंड रिव्यू, ठीक है जी, इसके अलावा भी एश्योरेंस सर्विसेज होती है अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू, वो हम 3000 में पढ़ेंगे। नॉन एश्योरेंस सर्विसेज वो है जिसमें आप कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, आपको कहा जाता है आप बुक कीपिंग कर ले, आप बुक कीपिंग कर देते हैं। आपको कहा जाता है आप वैल्यूएशन करवा दें, आप वैल्यूएशन करवा देते हैं। तो ये नॉन एश्योरेंस, टैक्स कैलकुलेट कर दे, टैक्स की प्रोविजन कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये कोड का थर्ड एरिया था। अब आए जी कोड का फोर्थ एरिया, मर्जर एंड एक्विजिशन में। If firm has completed significant amount of work prior to merger and remaining work can be completed within short period of time, अगर ये सिनेरियो है तो फिर क्या करें? और दोज चार्ज विद गवर्नेंस आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू कंप्लीट द ऑडिट, इट कैन डू सो ओनली इफ इवेल्युएटेड एंड डिस्कस सिग्निफिकेंस विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सिग्निफिकेंट काम कंप्लीट हो गया, दोज चार्ज विद गवर्नेंस कह रहे हैं, और रिमेनिंग काम जल्दी कंप्लीट हो सकता है, तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस आपको कह रहे हैं कि जी आप बाकी ऑडिट कर लें। तो आप तभी ये कर सकते हैं जब आप सिग्निफिकेंस डिस्कस करें दोज चार्ज विद गवर्नेंस के साथ, कंप्लाई करें ये सेक्शन जो कि ये लिखा हुआ है, ट्रांजिशनल मेजर्स, ट्रांजिशनल मेजर्स, और cease to be auditor no later than issue of auditor's report। जैसे ही ऑडिट रिपोर्ट इशू करें अपने ऑडिट का रिलेशन टर्मिनेट कर दें, सीज कर दें, ठीक है जी। इफ मीटिंग ऑल रिक्वायरमेंट थ्रेट कैन नॉट बी एड्रेस, फर्म सीजेस टू बी ऑडिटर। अब ये सेपरेट है, ठीक है जी, ये वाली बात यहां हो गई, ये सेपरेट है और आप डॉक्यूमेंट कर लेंगे जी। सेकंड वाला पॉइंट बता दें, नॉन एश्योरेंस वाला। नॉन एश्योरेंस बताया तो है, सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड ये वाला देखिए, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज आपकी 600 सेक्शन में कवर्ड है। तो इंडिविजुअल विद इंटरेस्ट, वो कहता है कि जी जिनका इंटरेस्ट या रिलेशनशिप है रिलेटेड एंटिटीज में, वो ऑडिट या इवन नॉन एश्योरेंस सर्विस, बुक कीपिंग, टैक्स, वैल्यूएशन, ये नॉन एश्योरेंस सर्विसेज होती, इनमें वो एंगेजमेंट टीम का पार्ट नहीं होगा। अब ये सेक्शन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है, अब आप मुझे बताएं, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिया है, मैं इस सेक्शन को नंबरिंग दे देता हूं। आपका क्वेश्चन किस नंबर पे, इसके कौन से नंबर से आंसर हो सकता है? 1 2 3 4 एंड 5, बताएं। क्वेश्चन अभी हम पढ़ के आए हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन। हाशिम कह रहे हैं 5। अच्छा, हाशिम कह रहे हैं कि जी हम आंसर में लिखेंगे इफ मीटिंग ऑल रिक्वायरमेंट थ्रेट कैन नॉट बी एड्रेस, फर्म सीजेस टू बी द ऑडिटर। बाकी लोग भी जवाब दें प्लीज। अच्छा 4 कह रहे हैं, चले बाकी लोग भी बताएं जी प्लीज। 4। देखिए जी अब आपको क्लियर हो गया जी,
85% वर्क हो जाना, इसका मतलब यही है कि सब्सटेंशली ये ऑडिट कंप्लीट हो गया, सिग्निफिकेंटली या सब्सटेंशली दिस ऑडिट हैज बीन कंप्लीटेड। 85% फील्ड वर्क हो गया, ऑडिट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे जी, इसी सेक्शन में। आए जी इसकी डिस्कशन देखते हैं। ड्राफ्टिंग पे फोकस कीजिएगा। आफ्टर द एक्विजिशन, HL has become a related entity of NL, and as per code of ethics, reference to audit clients include reference to its related entities. Therefore, after the acquisition, the partner hold direct financial interest in related entity, and it would create self-interest threat. As the amount of holding is material to the partner and NL can exercise significant influence over HL, the self-interest threat created would be so significant that no safeguard could reduce the threat to an acceptable level. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है जी, ये पॉइंट हमने यहां नहीं डिस्कस किया। ये फाइनेंशियल इंटरेस्ट में हम आगे जाके इसकी डिस्कशन आएगी कि कुछ थ्रेट्स अगर सिग्निफिकेंट होते हैं और पार्टनर लेवल पे होते हैं तो उनको कोई सेफगार्ड रिड्यूस नहीं कर सकता। हाउएवर 85%, क्योंकि अब ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस डिस्कस्ड हैं किसी सेक्शन में, अगर ये डिस्कस ना होते तो हम सिंपली कह देते कि जी आप पार्टनर साहब को रिमूव कर दें या आप ऑडिटर ना बने। लेकिन क्योंकि ये डिस्कस्ड है, हाउएवर 85% ऑफ द फील्ड वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, the remaining work can be completed in a short period of time, and in such case, if those charged with governance request the firm to complete the audit without disposing of the interest, the firm can continue the engagement provided that the firm, अगर firm ये वाले काम कर लेगी तो they can continue the audit। जी देख ले जी इसको और बताएं कोई अगर इसके हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस। एक क्वेश्चन और फिर ब्रेक करते हैं या ब्रेक के बाद कर लें? चले टाइम हो गया, ब्रेक कर लेते हैं पहले, ब्रेक ज्यादा जरूरी है जी आपके लिए। लेट्स हैव अ 10 मिनट्स ब्रेक। हम 7:38 पे सब लोग वापस आएंगे जी।
जी आगे प्लीज कंफर्म कर दें। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2, योर फर्म हातिम मंजूर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इज द ऑडिटर ऑफ पेंट्स लिमिटेड पीएल for the year ended 31st December 2019. On 1st December 2019, PL has acquired controlling interest in Brush Limited. Brush Limited, your firm also has a contract with BL for providing accounting and bookkeeping services until 31st December 2020. PL has requested your firm to keep providing the services until the alternative operation solution is worked out. Evaluate the threats in the above scenario. Discuss whether the firm can continue providing the services to both clients till conclusion of the audit. जी रीड करें क्वेश्चन को और मुझे बताएं कि क्या डिस्कशन होगी जी इस पे, क्या इशू है जी यहाँ पे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट होगा। कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये किस सेक्शन में डिस्कशन जा रही है, और वो सेक्शन अभी हमने कवर किया है। ठीक है जी, क्या हुआ, आप एचएल, ये देखें जी, एक फर्म है जी यहाँ पे, कंपनी है जी पीएल पेंट लिमिटेड, उसने टेक ओवर कर लिया है बीएल को, राइट। पीएल ने बीएल को एक्वायर कर लिया। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, देखिए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर हुआ है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, तो आप कहाँ चले जाएंगे, आप चले जाएंगे मर्जर एंड एक्विजिशन के सेक्शन में। अब आप पीएल के ऑडिटर हैं, पीएल के आप यहां पे आप ऑडिटर हैं, यहां आप नॉन एश्योरेंस सर्विसेज या बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहे हैं जी। क्योंकि अब ये रिलेटेड एंटिटीज बन गई हैं आ रही, तो अब आपने देखना है कि क्या आप ये बीएल को सर्विसेज दे सकते हैं या नहीं दे सकते। फ्लो चार्ट को याद करें, तो ये डिस्कशन हम करके आए हुए हैं जी अभी। ठीक है जी, आए जी, वापस आते हैं और आपको इसका सोल्यूशन दिखाते हैं। ये डिस्कशन हम करके आए हुए हैं, ये देखें जी। Since such a current interest or relationship cannot reasonably be terminated by the effective date of acquisition, the firm shall evaluate self-review threat. तो क्या हुआ जी, आपका कोड कहता था इफेक्टिव डेट ऑफ मर्जर पे इसको टर्मिनेट करें, आप नहीं कर सकते। अब बीएल और पीएल की बुक्स कंसोलिडेट होंगी, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आएगा, और रिलेटेड एंटिटीज का भी इशू है। फर्म क्या करेगी, डिस्कस करेगी दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ why the interest cannot reasonably be terminated by the effective date of acquisition and evaluation the level of threat. अगर those charged with governance request करेंगे फर्म को to continue as an auditor, the firm shall do so only if, अगर ये conditions meet होंगी। इनको एक दफा रीड करें जी, conditions को प्लीज रीड करें।
चले जी, अब जल्दी से रीडिंग करें मर्जर एंड एक्विजिशन का जो सेक्शन है 400.70 से 400.76। जल्दी से इसको रीड करें। दो एरियाज इसके मेन आपके क्वेश्चन में यूज हो गए। नंबर वन कि अगर मेजर पोर्शन ऑफ ऑडिट हो चुका हो तो फिर ये सेक्शन क्या कहता है, और नंबर टू अगर बोर्ड आपसे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस रिक्वेस्ट करें कि आप कंटिन्यू करें सर्विसेज तो फिर ये सेक्शन क्या कहता है। जल्दी से ये सेक्शन देखिए प्लीज, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो रिलेटेड एंटिटीज डिस्कस हो गया जी। अभी मैंने ये सेक्शन नहीं आपको कराया जी, पीरियड ड्यूरिंग विच इंडिपेंडेंस इज रिक्वेस्टेड या रिक्वायर्ड। नेटवर्क फर्म हो गया हमारा, और इसके बाद जी ये फ्लो चार्ट से हमने कर लिया, मर्जर एंड एक्विजिशन भी हमने फ्लो चार्ट से कर लिया। रीड करें जल्दी से प्लीज, मैच से नजर हटा लें, इसको रीड कर लें, इसी ने काम आना है। क्लियर जी, आगे चले। आगे बढ़े जी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 2 दफा टेस्ट हो चुका है। चले जी, 6 मंथ्स वाली बात जजमेंट है क्या? नहीं, मतलब कोर्ट कहता है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आप टर्मिनेट कर दें, इसको कंप्लीट कर लें। जजमेंट तो नहीं है, कोर्ट एक टाइम लाइन आपको दे रहा है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 3। DPL is a client of your firm
at finalization stage of annual audit, it was discovered that senior member of the assurance team is the co-owner of a property for the possession of which DPL has filed a legal case. ठीक है जी. On investigation, the member informed that the said case is pending for last 3 years and he did not consider necessary to disclose the time at the time of commencement of audit. ठीक है जी. अब देखें जी, ये प्रॉपर्टी है जी, यहां पे क्लाइंट है और कोई और ऑनर्स भी होंगे एक्स वाई जी, और एक ऑनर जो है वो क्या है, टीम मेंबर है जी. ऑडिट टीम मेंबर जो है वो भी इस प्रॉपर्टी के ऑनर है. केस किया हुआ है क्लाइंट ने इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप के लिए. इट मींस कि प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, आपको पता है कि जब एक फ्री केस कर दे तो वो बेसिकली अगेंस्ट अदर जो ऑनर्स हैं उनके अगेंस्ट होता है कि जी मुझे इसमें हिस्सा चाहिए, या प्रॉपर्टी मेरी है, या मुझे इसमें इस प्रॉपर्टी में ये वाला एरिया चाहिए. तो सिनेरियो क्या बन रहा है कि क्लाइंट और एश्योरेंस टीम मेंबर किस में है, लिटिगेशन में है आपस में. दे आर इन लिटिगेशन. तो पहला इश्यू ये है जी, ये देखें, को ऑनरशिप की वजह से एक लीगल केस है, क्लाइंट और एश्योरेंस टीम मेंबर लिटिगेशन में. पहला इश्यू ये है. दूसरा इश्यू क्या है, कोई मुझे बता सकता है इसमें? सेकंड इश्यू क्या है? प्लीज आपने इस डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है. ये आपकी एग्जाम लेवल प्रैक्टिस हो रही है. एग्जाम में ऐसे एक क्वेश्चन पढ़ के रेलिवेंट एरियाज ऑफ कोड में जाना है. डिस्क्लोज, अच्छा बताया नहीं, ठीक है. डिस्क्लोज, हाँ जी, ये सारे हैं बिल्कुल, ये सब आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किए हैं. ऑडिट फाइनलाइजेशन स्टेज में एक इशू ये है. और नेक्स्ट इशू क्या है जी? नॉन डिस्क्लोजर इंटरेस्ट का ये क्वालिटी कंट्रोल का इशू है. ISQC 1 कहता है कि आपने अपने इंटरेस्ट या रिलेशनशिप डिस्क्लोज करने हैं बिफोर ऑडिट, बिफोर एंगेजमेंट. अब डिस्क्लोज भी नहीं हुआ, फाइनल स्टेज भी आ गई, इट मीन सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑडिट भी हो गया और एक केस भी है. अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी जो डिस्कशन है वो ISQC 1 प्लस रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कोड, इनको मिला के डिस्कस करना पड़ेगा. देखें उसकी रिक्वायरमेंट भी देखें. डिस्कस द मैटर दैट शुड बी कंसीडर्ड एंड कोर्स ऑफ एक्शन विच में फॉलो द अबव सिचुएशन. तो उसने कहीं पे आपको ये नहीं कहा कि ये सिर्फ कोड में इसका आंसर करना है. इस तरह से अपने क्वेश्चन की मैक्सिमम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने आइडेंटिफाई करनी है ताकि आपका आंसर कंप्लीट हो. आप अपनी तरफ से आंसर कंप्लीट करके आते हैं वो 50% होता है. फिर आपको होता है मैंने तो 100 मार्क्स का किया था, मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं ठीक हुआ, मेरा पेपर क्यों नहीं पास हुआ. चले आए जी, अब हम रेलिवेंट कोड का सेक्शन देखेंगे. लिटिगेशन की बात आ रही है, वापस आएंगे जी. अच्छा वो मैं पेज ना अपलोड कर लेता हूँ, आई थिंक शायद मेरे पास हो. चले मैं वैसे ही वापस चला जाता हूँ. कोड ऑफ एथिक्स जी, आए जी. वही यूजफुल पेज जो मैंने आपको बताया हुआ है उसको ओपन करें और देखें कि आपका जो है वो कौन सा सेक्शन, यहाँ पे आपको कोई लिटिगेशंस या इसके हवाले से कोई बात बताता हूँ. कोई सेक्शन हो जो लिटिगेशंस को डिस्कस करता हो. रीड करें जी, को नजर आ रहा है आपको? जी बिल्कुल. 430, आए जी 430 को देखते हैं, एक्चुअल और थ्रेटन लिटिगेशन. 430 ओपन करें जी सब लोग.
थोड़ी सी नेविगेशन जी मुश्किल है क्योंकि सारा कोड अपलोड किया हुआ है। आए जी 430 जी, ये है जी 430 एक्चुअल और थ्रेटन्ड लिटिगेशन। फर्स्ट सेक्शन आपको पता है जी जनरल सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन से या पॉइंट 2 से स्टार्ट करते हैं जी। लिटिगेशन से क्या होता है जी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है एंड इंटिमिडेशन थ्रेट क्रिएट होता है। When litigation with an audit client occurs or appears likely, self interest और intimidation threat। उसके बाद क्या है जी, जर्नल में आए जी एप्लीकेशन मटेरियल। The relationship between client management and audit team member must be characterized by complete candor and full disclosure regarding all aspects of client's operation. Adversarial position might result from actual or threatened litigation। तो इसका कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए, वो कह रहे हैं। ISQC 1 भी यही कहता है। थ्रेट को जी आपने इवेल्युएट कैसे करना है, मटीरियलिटी ऑफ द लिटिगेशन, वेदर द लिटिगेशन रिलेट टू प्रायर ऑडिट एंगेजमेंट या करंट ऑडिट एंगेजमेंट से है। उसके बाद है जी इफ लिटिगेशन इन्वॉल्व्स एन ऑडिट टीम मेंबर, ये हमारा सिनेरियो है जी। सारे डिस्कशन के बाद हमारा ये रेलेवेंट सिनेरियो है। एन एग्जांपल ऑफ एन एक्शन दैट माइट एलिमिनेट सच सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेट इज रिमूविंग। ऑडिट टीम मेंबर का इशू है तो रिमूव कर लें, अदरवाइज एक्शंस विच माइट बी सेफगार्ड्स, तो आप क्या करें, आप जी अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करवा लें जो जितना वर्क परफॉर्म किया है। अब देखिए ये क्लाइंट, ये इस कोड की मिनिमम या इस सेक्शन की मिनिमम गाइडलाइंस है, लेकिन आपने इन गाइडलाइंस को ISQC 1 के नॉलेज को, वो भी हमने डिस्कस नहीं किया, उसको हम पढ़ेंगे उसको, और जहां तक ये कोड में लिंक हो सकता है वहां पे उसको कंबाइन करके आपने अपना आंसर प्रोड्यूस करना है। सब्सटेंशियल जो वर्क हो गया उसकी बात करनी है, नहीं कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है यहाँ पे। सब्सटेंशियल जितना काम हो गया उसकी बात करनी है जी। आपने डिस्क्लोजर की बात करनी है, फर्म के क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज की बात करनी है, वो हम कोड के सेक्शन पार्ट 3 में थोड़ा डिस्कस करके आए थे, इवेल्युएशन वाली जगह पे, जहाँ पे हम कह रहे थे CCG फॉलो करते हैं, कोई इंटरनल पॉलिसीज या प्रोसीजर्स है टू डिस्क्लोजर इंटरेस्ट और रिलेशनशिप। ठीक है जी, चले आए जी अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये देखें जी, when a litigation takes place or appears likely between the firm or a member of assurance team, the shore creates self-interest, same जी जो section में लिखा हुआ है। In this regard, the following steps may be undertaken: disclosing to the audit committee or those charged with governance to the extent and nature of litigation। क्या होगा जी, ये ISQC 1 का पॉइंट है कि आप डिस्क्लोज करते हैं। Involving additional chartered accountant to review, ये पॉइंट कोड ऑफ एथिक्स से आ रहा है जी। If assurance team member knew about the suit filed and he does not disclose the fact to the firm, it raises question relating to independence and integrity of assurance team members, and possible course of action is to take step may include। ये कौन से steps है दी, ये यानी इसके सब points है। If employee avoided declaring this interest by making an incorrect declaration, क्योंकि declaration आता है ना, ये भी ISQC 1 का point है। Appropriate action should be taken against him as per firm policies. If no such declaration is required under the firm policies, then QCR policies, the firm need to be reviewed and revised appropriately, right? Again, ये ISQC 1 का point है। Assurance team member argument that he did not consider it necessary disclose the matter indicative of deficiency in training program। Again, ISQC 1 का point है जी। तो ISQC 1 में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ट्रेन करें, देयर शुड बी अ डिस्क्लोजर। ठीक है जी, डिस्क्लोजर होना चाहिए आपका इसके हवाले से, आपके इंटरेस्ट या रिलेशनशिप्स के हवाले से। तो ये सारा जी आपका डिस्कस्ड है। इसका एक दफ़ा ज़रा देख लें और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। अब इससे टेक अवे क्या है, क्या आपने लेसन लर्न किया कि कोड ऑफ एथिक्स का जो क्वेश्चन आएगा आपने उसको रिलेट करना है सिनेरियो
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कोड एंड इवन ISQC1 अगर रिक्वायरमेंट ऐसी होगी तो। जाग रहे हैं? क्लियर हो रही है बातें? चले गुड। जागते रहना है, आज मुझे आप लोगों पे भरोसा नहीं है। दिमाग और कान आपके कहीं और हैं। मुझे तो वैसे लाइव भी थोड़ा शोर आ रहा होता है कि मैं कजाफी के आसपास हूँ। तो अभी वो धमाके शमाके भी हुए, आई डोंट नो क्या उन्होंने थोड़े से ही कोई वो किए हैं, फायर वर्क किया है, शायद उनकी क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी, आई डोंट नो। वो तो ऐसे सुनाई दिए हैं जैसे ये साथ ही हो रहे हैं। नहीं नहीं, इतना करीब नहीं है कि मैं झांक के देख लूं। झांकने वाला सीन नहीं, आवाज आती है। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Mr. Mahmood is the engagement partner for the audit of Fiber Limited, a listed company. In a meeting of the partner of the firm, he had declared that Better Life Trust, in which he is a trustee, intends to purchase 50,000 shares of KL from the open market. State, how should the firm deal with the above situation? What would the firm's response be if Mr. Mahmood inadvertently fails to disclose the above fact before the purchase of shares and it comes to the knowledge of the firm after the shares have been purchased? Right? तो बड़ा बेसिक सा सिनेरियो है जी। केएल के आप ऑडिटर हैं, महमूद साहब जो एंगेजमेंट पार्टनर हैं, और केएल शेयर परचेज करना चाह रहा है बीएलटी के शेयर्स, शेयर होल्डिंग नहीं, शेयर्स। तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है बेसिकली बेटर लाइफ ट्रस्ट। और ये जो बीएलटी है, बेटर लाइफ ट्रस्ट, एंगेजमेंट पार्टनर जो महमूद साहब हैं वो इसके ट्रस्टी हैं। तो बीएलटी फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है, नहीं ये एरो उल्टा लग गया, बीएलटी परचेज करना चाह रहा है केएल के शेयर्स, तो बीएल फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है वो परचेज करना चाह रहा है। अब आपको पता है ट्रस्ट के कॉन्सेप्ट से अगर आप लोग वाकिफ हैं या थोड़ा सा जानते हैं, तो ये जो ट्रस्ट होते हैं इनके अंदर जो ट्रस्टीज होते हैं बेसिकली बेनिफिशियरी वो होते हैं। ठीक है जी। तो अब ये देखना पड़ेगा कि जो बीएलटी है उसमें जो महमूद है उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट कितना है, क्या वो बेनिफिशियरी है नहीं है। तो ट्रस्ट की डिस्कशन होगी बेसिकली कोड में कहीं पे, फाइनेंशियल इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट। आए जी कोड का फर्स्ट पेज एक्सेस करते हैं। वैसे इस फर्स्ट पेज को मुझे एक सेकंड दे, मैं इसको अलग से, आई थिंक मेरे पास ये एक्सट्रैक्ट हुआ है, मैंने इसको सेपरेटली वो कर लेता हूँ पेस्ट, बार बार हमें जाना नहीं पड़ेगा वापस।
ठीक है जी। ये जी मैंने अब इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे जी हम जो है सेक्शंस कौन सा डिस्कस कर चुके हैं जी? गिफ्ट्स, कंपनसेशन, एक्चुअल एंड थ्रेटन लिटिगेशन था। ये जी 430 हो गया और इसको भी हमने देख लिया। 510 चले जी। 510 कह रहे हैं जी। देखें जी, बताएं जी कहाँ जाता है, बाकी लोग भी देखें। ये हमारी डिस्कशन जो है वो, ये जो अभी हमने क्वेश्चन रीड किया है वो क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात हो रही थी। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका किस सेक्शन में फॉल कर रहा है जी? फाइव टेन, बिल्कुल ठीक है जी। 510 में चलिए, ये मैंने पार्ट्स में ही अपलोड कर लिया ताकि हम इसको ज़रा बेहतर तरीके से कर सकें। जी चले जी, ये है जी 510। चलें, अब आपको जी विजिबल होगा ये स्क्रीन जो है, ये 510 फाइनेंशियल इंटरेस्ट की बात हो रही है। हमारे क्वेश्चन में देखें, मेन इशू फाइनेंशियल इंटरेस्ट का है। तो अगर आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट की का सेक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया होता तो फिर आपको ये भी आइडिया हो जाता कि उसमें कहीं ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट और ट्रस्टीज के हवाले से जो इश्यूज होते हैं वो भी डिस्कस्ड है। आए जी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट के सेक्शन को रीड करते हैं। 510 पे नेविगेट करेंगे जी। 510 ओपन कर लें सब लोग। ये है जी आपका 511 एंड दिस इज 510। 510 जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन है, इसको जरा देखते हैं। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इसको समझना है जी। जो भी हमारा थ्रेट क्रिएट हो रहा होता है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, फाइनेंशियल इंटरेस्ट जो है उसमें एक प्राइमरी थ्रेट होता है। एग्जामिनर अक्सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट को जो है वो यूज करता है जी। सेक्शन 510 फाइनेंशियल इंटरेस्ट जी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट से आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है जी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट माइट बी हेल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू एन इंटरमीडियरी सच एज कोलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम व्हीकल्स एंड स्टेट और ट्रस्ट। तो यहीं पे इंट्रो पढ़ के आपको आइडिया हो गया कि यहाँ पे ट्रस्ट की भी कहीं डिस्कशन होगी। अब देखें जी, when a beneficial owner has a control over the intermediary or ability to influence its investment decision, the court define the financial interest as direct। तो डायरेक्ट इंटरेस्ट क्या होगा? जब एबिलिटी टू कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होगी। लेकिन एबिलिटी टू कंट्रोल या इन्फ्लुएंस नहीं है तो ये इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा। तो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट होता है। फैक्टर्स कौन से हैं जी इवेल्युएट करने के लिए? लेवल ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, रोल क्या है इंडिविजुअल का जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है इंटरेस्ट, और मटीरियलिटी कितनी है जी इंटरेस्ट की।
फाइनेंशियल इंटरेस्ट की मटीरियलिटी कितनी है। नेक्स्ट है जी फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड बाय द फर्म, नेटवर्क फर्म, ऑडिट टीम मेंबर्स एंड अदर्स। जी शैल नॉट बी हेल्ड बाय फर्म और नेटवर्क फर्म, नेटवर्क की भी डिस्कशन आ गई। फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होल्ड कर सकते, ऑडिट टीम मेंबर नहीं होल्ड कर सकता, या उसकी इमीडिएट फैमिली भी नहीं होल्ड कर सकती। अब इमीडिएट फैमिली हमें देखना पड़ेगा जी ये क्या वर्ड है। वापस आए, ग्लॉसरी ओपन करें और इमीडिएट फैमिली की डेफिनेशन देखें जी। यू शुड बी अवेयर कि इमीडिएट फैमिली किसे कहते हैं। ये है जी इमीडिएट फैमिली। तो इमीडिएट फैमिली कौन है जी? स्पाउस और डिपेंडेंट। ठीक है जी, ये इमीडिएट फैमिली है। इसके साथ आप क्लोज फैमिली भी देख सकते हैं। क्लोज फैमिली की डेफिनेशन ये है जी, क्लोज फैमिली, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग हु इज नॉट एन इमीडिएट फैमिली। इसके साथ अब एक और नया कॉन्सेप्ट भी आया, पहले नहीं होता था, वो है जी क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप। वो यहाँ डिफाइन नहीं है, किसी उसमें आ जाएगा आपके ना, किसी सेक्शन में आ जाएगा क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। राइट जी, वापस आते हैं कोड पे। जी इमीडिएट फैमिली भी नहीं इंटरेस्ट रख सकती। एनी अदर पार्टनर इन द ऑफिस in which an engagement partner practice in connection with the audit engagement or any other partner's immediate family। इसको समझे जी। लाहौर ऑफिस है, लाहौर ऑफिस में पार्टनर ए है, पार्टनर बी भी है। पार्टनर बी भी इंटरेस्ट नहीं रख सकता जी, ये इंगेजमेंट पार्टनर है, तो पार्टनर बी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं रख सकता। एनी अदर पार्टनर इन द ऑफिस इन विच एन एंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिस, जिसमें वो बैठता है, बैठ के ऑडिट करता है, ये रेलिवेंट एंगेजमेंट के हवाले से। तो पार्टनर बी जो है वो भी शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता। एनी अदर पार्टनर और मैनेजेरियल एम्प्लॉय हु प्रोवाइड्स नॉन ऑडिट सर्विस टू एन ऑडिट क्लाइंट एक्सेप्ट फॉर एनी ऑफ दोज मिनिमल। ठीक है जी, ये देख लें जी ए और बी। अच्छा यहाँ पे वो ऑफिस की डिस्कशन बताता है, इसको भी बाद में आपका क्वेश्चन आना ही है, तो मैं इसको पहले ही करा देता हूँ। The office in which engagement partner practice in connection with the audit engagement is not necessarily the office to which the partner is assigned। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है कि ये पार्टनर वैसे कराची ऑफिस का है, कराची ऑफिस को असाइन हुआ हुआ है, ये लाहौर में सिर्फ इस ऑडिट एंगेजमेंट के लिए आया है, तो फिर लाहौर ऑफिस का कोई भी पार्टनर शेयर होल्डिंग नहीं रख सकता इस ऑडिट क्लाइंट में। तो असाइंड वाला नहीं देखना, वो ऑफिस देखना है जिसमें प्रैक्टिस कर रहा है बैठ के अबाउट दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट। ठीक है जी, बाकी एक्सेप्शन आपने खुद रीड करनी है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन एंटिटी कंट्रोलिंग एन ऑडिट क्लाइंट, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं, आपने अपने स्नैरियो तक पहुंचना है। तो ये भी हमारा स्नैरियो नहीं है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। ये हमारा स्नैरियो है जी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड एज ट्रस्टी। जी अप्लाई टू फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एन ऑडिट क्लाइंट held in a trust for which firm, network firm or individual act as trustee unless, तो आप नहीं रख सकते इंटरेस्ट unless none of the following is the beneficiary, यानी जो हमारे वो पार्टनर साहब है वो बेनिफिशियरी ना हो of the trust, the trustee, the audit team member or any of the individual immediate family, the firm or network firm। तो सारे उसने कवर कर लिए। उसने कहा जी आपने ट्रस्टी नहीं होना, जिसका भी इंटरेस्ट है वो ट्रस्टी ना हो। The interest in the audit client held by the trust is not material। ठीक है जी, क्लाइंट में वो जो शेयर लेने जा रही है बेटर लाइफ ट्रस्ट,
बेटर लाइफ ट्रस्ट थी जी, हाँ जी BLT थी। तो BLT जो शेयर्स लेने जा रही है वो मटेरियल भी ना हो, मटेरियल भी ना हो। The trust is not able to exercise significant influence over the audit client. इस शेयर होल्डिंग की वजह से significant influence ना क्रिएट हो रहा हो। None of the following can significantly influence any investment decision involving financial interest in the audit client, the trustee, the audit team member, or any of the individual immediate family member। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ना हो। तो ये हमारा सेक्शन है जो हमारे क्वेश्चन पे फिट आ रहा है। बाकी जो ये एरियाज है इनको फिर क्वेश्चन के साथ कवर कर लें या आप रीड कर लेंगे। ये देखें जी, इंटरेस्ट इन फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कॉमन विद द ऑडिट क्लाइंट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट रिसीव्ड अनइंटेंशनली, ये जो डेथ के केस में मिल जाते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट अदर सर्कमस्टांसेस, इमीडिएट फैमिली का सर्कमस्टांस है, क्लोज फैमिली, ठीक है जी, अदर इंडिविजुअल्स, राइट, रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। बस जी, इनको जी आपने रीड कर लेना है एक दफा, बड़े आसान से सेक्शंस हैं, एक दफा रीड कर लीजिएगा। अगर कोई इशू आएगा तो मैं डिस्कस करवा दूंगा, हो सकता है ये किसी क्वेश्चन में भी कवर हो जाए, हो जाएंगे, पार्ट ऑफ इट हो जाएगा, राइट जी। चले आए जी, अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 को एक दफा रीड करें और फिर सॉल्यूशन अपने माइंड में सोचें कि क्या सॉल्यूशन होना था। 7 जो ए है कोड ऑफ एथिक्स से है, जो बी है वो क्वालिटी कंट्रोल या ISQC 1 से रिलेटेड है। ठीक है जी, चले आए अब आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं इसका जी। Circumstances in which share of KL can be purchased by BLT. If BLT makes investment in shares of KL, Mr. Mahmood may continue to act as the audit engagement partner of KL as well as trustee in BLT if, ये वो पॉइंट्स है जो अभी हम कोड में डिस्कस करके आए हैं। Mr. Mahmood or any of his immediate family members is not beneficiary of trust. The value of share purchase is not material. Even after purchase of share, BLT will not be able to exercise significant influence. Mr. Mahmood and firm does not have significant influence over investment decision. In case answer of any of the above is in negative, the firm shall require that share held by trust are disposed of, या shall have to change the engagement partner. Part A में किसी को कोई confusion? Part A, चले पार्ट बी में आ जाए जी। पार्ट बी क्या था? व्हाट वुड बी द फर्म्स रिस्पॉन्स इफ मिस्टर महमूद फेल्स टू डिस्क्लोज द अबव फैक्ट बिफोर द परचेज ऑफ शेयर्स, और ये फर्म को बाद में सामने आए। इफ मिस्टर महमूद हैज inadvertently not disclosed the fact about purchasing shares of KL and the shares are subsequently purchased, the firm should take the following steps in order to ensure that independence of the firm is not impaired. In case Mr. Mahmood disclosed the fact regarding purchase of shares to the firms immediately after the purchase, the firm should require him to either ensure that the shares are sold by the trust immediately. If that is not possible, he should remove from the engagement team. अगर वो डिस्क्लोज कर देगा इमीडिएटली आफ्टर परचेज तो या तो उसे कहेंगे डिस्पोज ऑफ करवाएं या एंगेजमेंट पार्टनर ना रहे। In case where Mr. Mahmood does not disclose the fact regarding purchase of share,
of to the firm after the purchase of shares, the firm should consider involving an additional chartered accountant who did not part in assurance engagement to review the work done by Mr. Mahmood. मिस्टर महमूद का वर्क रिव्यू करवा लें। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स भी आ सकते थे क्वालिटी कंट्रोल के, लेकिन एग्जामिनर ने लिखे नहीं, उसकी मर्जी है। लेकिन इसमें यह आता है कि फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी ऑफ डिस्क्लोजर्स ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके हवाले से मिस्टर महमूद के अगेंस्ट हम एक्शन इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है जी, देख ले जी जरा इसको। फाइनेंशियल इंटरेस्ट के रिमेनिंग सेक्शन रीड कर लेंगे या मैं करवा दूं? थोड़ा सा कोड को 10% आपने भी रीड करना है, 90% मैं करवा दूंगा, 10% आपने भी करना है। बस कर लेंगे अब। अच्छा चले देखें इसको, प्लीज सॉल्यूशन को देखें। एक और क्वेश्चन कर ले। अच्छा अच्छा चले जी जी जी, चले भैया डेमोक्रेसी बता दे। चले ठीक है, फिर आज यहीं पे एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। इसमें कुछ आई कैप के होंगे, कुछ मेरे क्वेश्चंस बनाए हुए होंगे, तो हम अपने कोड का रिमेनिंग एरिया नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हमारा ये कोड कंप्लीट हो जाएगा, 2 मिनिमम 2। ठीक है जी, इसमें बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने हैं। ठीक है जी, चलें जी, आज के लिए इतना ही, फिर इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।